हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। दोस्तों, आगामी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजी व्यापम की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रुद्रा इंस्टीट्यूट ने डेली करंट अफेयर्स के अलावा साप्ताहिक करंट अफेयर्स में एमसीक्यू प्रश्नों की एक नवीनतम श्रृंखला प्रारंभ की है। आज इस कड़ी में हम 1 अगस्त से 10 अगस्त के मध्य में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ स्तर के समसामयिक प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आपको काफी फायदेमंद होंगे। दोस्तों, हमने जो प्रश्नों का चयन किया है जो समसामयिक बर्निंग टॉपिक्स पे आधारित है और थोड़ा हमने प्रश्नों को गहन विश्लेषणात्मक रखा है और हमें विश्वास है ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में काफी फायदा हो देंगे। आइए दोस्तों, नेशनल, इंटरनेशनल एंड सीजी करंट अफेयर्स 1 अगस्त से 10 अगस्त के मध्य प्रश्नों का आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1, हाल में चर्चित 33 पेरिस ओलंपिक भारतीय पदक विजेता खिलाड़ी और खेल सुमेलित कीजिए। आपके समक्ष प्रश्न है, देखिए प्रश्न को और इसके सही उत्तर पे आप ध्यान दीजिए। पी श्रीजेश, नीरज चोपड़ा, स्वप्निल कोसले, अमन सहरावत ये किन खेलों से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपके समझ स्लाइड में इनकी फोटो भी दी गई है और ये खिलाड़ी, इसका सही आंसर सी अल्टरनेट होगा 4 3 2 1। दोस्तों, आप इस प्रश्न को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आगामी परीक्षाओं में पेरिस ओलंपिक में अनेक प्रश्न आएंगे और इसको आपको ध्यान रखना है। आइए प्रश्न क्रमांक 2, स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन? तो दोस्तों आपके सामने अल्टरनेट हैं पीवी सिंधु, मनु भाकर, मनिका बत्रा और मीराबाई चानू, जिसका सही उत्तर है बी, मनु भाकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता के उपरांत ओलंपिक खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत पदक केडी जाधव को कुश्ती में मिला था। किंतु अगर हम अभी देखें तो पेरिस ओलंपिक कई मामलों में हमारे लिए ऐतिहासिक है। मनु भाकर हमारी पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक पदक प्राप्त किए और जहां तक दोनों ही कांस्य पदक हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज, डी नन ऑफ द एबो। इसका सही आंसर है सी, इन्होंने कांस्य या ब्रॉन्ज पदक जीता है। दोस्तों, हाल ही में हमारे लोकसभा सत्र जो चल रहा था, इसमें भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। जहां तक आप जानते हैं, इस्लामिक नियमों के अनुसार वक्फ बोर्ड इस्लाम में दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन का कार्य करता है और ये काफी चर्चित और विवादित भी रहा। जैसा कि आप इस प्रश्न को आप देख रहे हैं, प्रश्न आप देखिए, लोकसभा में प्रस्तुत वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में निम्न में क्या सही है? 1, संविधान में धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 2, शासन लोकहित में धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिनियमन कर सकता है। 3, स्वतंत्र भारत में पहली बार वक्फ एक्ट 1993 में बना। 4, वक्फ संशोधन अधिनियम जिसमें महिलाओं को भी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान प्रस्तावित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी 1 2 4। जहां तक आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पहली बार वक्फ संशोधन अधिनियम 1956 में बनाया गया था, जबकि 1993 में इसमें संशोधन करके इसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बना दिया, जिसको लेकर काफी विवाद है। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, अगस्त माह में हमारी राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अगस्त 2024 को 3 देशों की राजकीय यात्रा में गई। इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों अल्टरनेट ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फिजी, डी ईस्ट तिमोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर भी ऑस्ट्रेलिया। हमारे राष्ट्रपति महोदया का जो 3 देशीय यात्रा है वह है फिजी, ईस्ट तिमोर और न्यूजीलैंड की है। और इन देशों को आप मानचित्र में जरूर देखिए। हाल में चर्चित ये थे कि ईस्ट तिमोर और फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान किया है। प्रश्न क्रमांक 6,
आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के विषय में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। एक, इस निर्णय का संबंध आरक्षित वर्ग के उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन से है। 2, सुप्रीम कोर्ट ने एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों के उपवर्गीकरण को संविधान सम्मत बताया। 3, यह ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने 6-1 के बहुमत से सुनाया। 4, अब आरक्षित वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर एक आधार होगा। 5, यह ऐतिहासिक निर्णय ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में दिया गया। दोस्तों, यह मुद्दा काफी चर्चित है। जहां तक हमारे संविधान में एसटी व एससी वर्ग के लिए कोई भी वर्गीकरण का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1950 से लेकर अब तक जहां तक हम देखें, संविधान की मूल भावना के तहत एसटी व एससी वर्ग के वंचित वर्गों को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। एसटी एससी वर्ग के उच्च पदस्थ लोग ही आरक्षण का ज्यादातर फायदा उठाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल भावनाओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार इन वर्गों में वंचित वर्गों को आगे लाने के लिए उपवर्ग बना सकती है तथा जो अब लाभभोगी वर्ग हैं उनको क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जा सकता है। दोस्तों, यह मामला पंजाब राज्य बनाम भारत सरकार से संबंधित है, ना कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले से। इसको लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे तो हमारे समक्ष इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी 1, 2, 3, 4। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक दबाव, वर्गों के दबाव की वजह से भारत सरकार ने हाल में घोषणा की कि वह एसटी एससी वर्गों में इस निर्णय को प्रभावी नहीं बनाएगी। वास्तव में जहां तक लोकहित और संविधान की मूल भावना के तहत कहीं ना कहीं सरकार को वंचित वर्गों को अधिक अधिकार देने के लिए प्रावधान करना चाहिए, लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी राजनीति शासन प्रणाली वोट बैंक पे आधारित है। कोई भी सरकार मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना नहीं चाहती, इसलिए संसद या सरकार ने इस मामले को जैसा का तैसा रहने देने का निर्णय लिया और संविधान की मूल भावना अर्थात न्यायालय के निर्णय को कहीं ना कहीं विलंबित करने का प्रस्ताव है। आइए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में से संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्षा कौन बनी? तो दोस्तों, इसमें अल्टरनेट है ए प्रीति सूदन, नीलम शाह, अनीता जाटव, मेनका वर्मा। इसका सही उत्तर है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान में निष्पक्ष और खुली योग्यता आधारित भर्ती के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 322 तक लोक सेवा आयोग और उसकी कार्यप्रणाली का प्रावधान है। जहां तक संविधान के अनुच्छेद 315 में है कि संघ लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदया करेंगी। वर्तमान में नवनियुक्त लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। प्रश्न क्रमांक 8, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हाल में अगर आप समाचार सुनते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, तो आप अभी इजराइल और ईरान के विवाद को देख रहे होंगे। तो प्रश्न है हमारा ये, ईरान इजराइल विवाद पे निम्न में सही कथन बताइए। 1, ईरान समर्थित हिजबुल्ला जो लेबनान में इजराइल विरोधी आतंकवाद का मुख्य कारण है। 2, यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान मदद करता है और यह सऊदी अरब के लिए एक बड़ी समस्या है। इजराइल द्वारा गाजा में आक्रमण की ईरान हमेशा निंदा करता है। 4, हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या इस विवाद को और उग्र कर दिया। दोस्तों, आप सब जानते हैं, इजराइल के मानचित्र में गाजा पट्टी है और वहां दुनिया का सबसे कुख्यात आतंकवादी हमास कार्यरत है और विगत वर्ष आपने देखा होगा, हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में निरपराध लोगों के साथ जो अमानवीय अत्याचार किया, उसकी वजह से इजराइल इस आतंकवादी संगठन को जड़मूल से नाश करना चाहता है। और इसी कड़ी में ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया गए थे और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी। इसमें अब ये स्पष्ट नहीं है कि यह हत्या इजराइल ने की, लेकिन इसको लेकर तेहरान और इजराइल में विवाद उग्र कर दिया है। 5वां पॉइंट है ईरान का इस्लामिक देशों का अगुवा बनने की महत्वाकांक्षा। तो दोस्तों, आपके समक्ष मानचित्र है। इस मानचित्र में भूमध्य सागर से लगा हुआ इजराइल आपको दिख रहा है, जो यहूदी बहुल देश है और जिसका अधिकांश मुस्लिम देश विरोध करते हैं, जिनमें ईरान सबसे अग्रणी देश है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द एबो। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, अतः आपको
इजराइल का विवाद, गाजा पट्टी, इस संबंधित चीजों को थोड़ा अच्छे से जानने और समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 आपने देखा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न 9, जहां तक आप देख रहे हैं अभी बांग्लादेश काफी चर्चित है। वहां युवाओं या छात्रों का एक समूह ने वहां तख्ता पलट कर दिया और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश से निर्वासन झेलना पड़ा और वहां के युवाओं ने कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार का गठन किया। और दुर्भाग्य यह है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की आड़ में इस्लामिक आतंकवादियों ने, जिहादियों ने हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर पूरा देश चिंतित है। लेकिन आइए इस प्रश्न को देते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, बांग्लादेश में तख्ता पलट, प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा, वहां के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों ए मोहम्मद अनवरुद्दीन, बी वकार अहमद शहजादा, सी मोहम्मद शहाबुद्दीन, डी जियाउर रहमान। तो दोस्तों इसका आंसर है सी मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रधान सलाहकार के रूप में अभी हाल में युवाओं ने मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया है, जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक से संबंधित नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो प्रश्न क्रमांक 10, दोस्तों एक प्रश्न हमारे व्यापम की परीक्षाओं में, पीएससी में इंटरनेशनल करंट के तहत आता है कि हाल में देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हुए उनकी स्थिति, उनके राष्ट्रों का स्थान आदि जानता है। तो अभी विगत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं निकोलस मादुरो। पहले बात आप प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10, विभिन्न देशों के नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष और देश सम्मिलित नहीं है। ए निकोलस मादुरो वेनेजुएला, बी मकसूद पेजेशिकियान ईरान, सी लाई चिंगते दक्षिण कोरिया, डी केर स्टारमर ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर होगा सी लाई चिंगते। ये ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, ना कि दक्षिण कोरिया, और बाकी तीनों अल्टरनेट सही हैं। तो दोस्तों हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, ये काफी महत्वपूर्ण है और इसकी तैयारी आपको करना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 11, राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रमुख और पदाधिकारी तथा व्यक्ति सम्मिलित करिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द वेरियस कमीशन एंड पर्सन। तो दोस्तों सुमेलित कीजिए। ए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, बी मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, सी अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग, डी एडवोकेट जनरल या राज्य के महाधिवक्ता। तो दोस्तों अल्टरनेट अपने समक्ष है। एक सर्जियस मिंज, 2 रमेश सिन्हा, 3 प्रफुल्ल भारत, 4 प्रवीण वर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर जो है वो बी आएगा, 1 2 4 3। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सर्जियस मिंज को नियुक्त किया गया है। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा है। राज्य लोक सेवा आयोग के इस समय कार्यवाहक अध्यक्ष प्रवीण वर्मा हैं, जबकि राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल श्री प्रफुल्ल भरत हैं। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में चौथा प्रोजेक्ट टाइगर बनाने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला टाइगर प्रोजेक्ट, इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा और इस तरह से प्रदेश का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट अस्तित्व में आ जाएगा। दोस्तों यह टाइगर प्रोजेक्ट आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्षेत्रफल में यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यह टाइगर प्रोजेक्ट एक कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और झारखंड के डालमा टाइगर प्रोजेक्ट को आपस में जोड़ने के लिए। तो प्रश्न हमारा जो है कि गुरु घासीदास और तमोर पिंगला यह टाइगर प्रोजेक्ट निम्न में किन जिलों में विस्तारित नहीं है? तो दोस्तों भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ये तो सही आंसर है क्योंकि यहाँ गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। बलरामपुर, यहाँ तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। सरगुजा में इसका कोई विस्तार नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर आना चाहिए प्रश्न क्रमांक 12 का सी सरगुजा। जबकि कोरिया में कहीं ना कहीं गुरु घासीदास नेशनल पार्क का विस्तार है। तो आंसर 12 का सी सरगुजा। प्रश्न क्रमांक 13, छत्तीसगढ़ शासन की हाल में मोर संगवारी योजना काफी चर्चित रही। यह योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए यह पूर्व में संचालित मितान योजना का नवीन नाम है। बिल्कुल सही उत्तर है। इस योजना में शासकीय सेवा की घर पहुंच सुविधा है। इस योजना में 14545 निःशुल्क डायल सर्विस है। दोस्तों ऊपर के तीनों अल्टरनेट सही हैं। इसका सही उत्तर डी आएगा। इस योजना में 27 शासकीय सेवाओं की घर पहुंच उपलब्धता है, ना कि 32। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही उत्तर है डी।
प्रश्न क्रमांक 14, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हाल ही में 2 नए न्यायाधीशों को बार कोटे से नियुक्त किया गया, जिनमें श्री विभुदत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को नियुक्त किया गया। उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति कोलेजियम की सलाह से करते हैं। 2, हाई कोर्ट के जज का नाम का प्रस्ताव उच्च न्यायालय कोलेजियम करता है। 3, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति से संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह ली जाती है। 4, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति में न्यायिक वर्ग और बार कोटे का वर्गीकरण भी होता है। तो दोस्तों, ये सभी तथ्य अपने आप में सही हैं, इसलिए इसका अल्टरनेट डी ऑल ऑफ द एबो आएगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि कोलेजियम का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से बना हुआ एक पैनल, जो कि कहीं ना कहीं बहुत से निर्णय न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में करता है। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में दुलार सिंह मंदरा जी के सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ कलाकार शिव कुमार दीपक जी का निधन हो गया, जो दुर्ग के ही निवासी थे। आप लोक कला की किस विधा से संबंधित थे? तो दोस्तों, इसका अल्टरनेट है ए नाचा, बी ये फिल्म कलाकार या अभिनेता, सी धातु शिल्पी, डी लोक कला। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, शिव कुमार दीपक जी ये अभिनेता थे। कई फिल्मों में इन्होंने हास्य कलाकार की भूमिका निभाई की और राज्य के काफी चर्चित कलाकार रहे। तो दोस्तों, हमने आपके समझ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के समसामयिक प्रश्नों का विचार किया। हमारे प्रश्न थोड़ा क्लिष्ट या बड़े हैं, क्योंकि आप अगर व्यापम पीएससी की परीक्षाओं को देखें तो प्रश्नों का स्वरूप दिनों दिन गहन और विश्लेषणात्मक होते जा रहा है। तो दोस्तों, हमें ये विश्वास है कि आपको हमारी यह शैली और प्रश्न काफी पसंद आए होंगे, और आगामी कड़ी का इंतजार आप नेक्स्ट सैटरडे को करिए, जो अगली कड़ी होगी, और उसमें हम और अच्छे प्रभावी प्रश्न आपके समझ रखेंगे। हमें विश्वास है आपको प्रश्न काफी फायदेमंद होंगे, और आपके बहुमूल्य सुझाव हम आमंत्रित करते हैं, जिससे हम इसको समसामयिक कड़ी को और अधिक प्रभावशाली और आपके लिए उपयोगी बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।